नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मैं हूं नेहा शुक्ला। 2023 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। ये प्रोजेक्शन किया है यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए, जिसमें ये कहा गया है कि 2023 के बाद भारत चीन को आबादी के लिहाज से पछाड़ देगा। अब क्या भारत इस स्थिति में है कि सबसे बड़ी आबादी के रूप में वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन पाए? क्या भारत एक कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसके तहत परफॉर्म कर पाएगा जैसा कि चीन ने किया है? क्या भारत में ऐसे स्किल वर्कफोर्स हैं? क्या भारत में महिलाओं को इस तरह का मौका मिल पा रहा है जिससे कि जब हम सबसे युवा देश बन जाएंगे या हम सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएंगे तो अर्थव्यवस्था की गाड़ी भी उतनी ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ पाएगी? बहुत से सवाल पॉपुलेशन से लेकर मेरे पास हैं और हमारे साथ चर्चा में आज एक खास मेहमान जुड़ी हैं। डॉक्टर सुचि कपूरिया हैं, जेंडर स्टडीज़ यूनिट आईडीसी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुचि कपूरिया, सबसे पहले स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रूथ में। डॉक्टर सुचि, 2023 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। हम इसे एक बैड न्यूज़ माने या एक गुड न्यूज़? सबसे पॉपुलस देश होना तो एक तरह से बेहतर है, अच्छा है। अगर हम, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि चीन ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, राइट। तो पॉपुलेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, जनसंख्या का बड़ा होना देश के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आपको उस जनसंख्या को इस्तेमाल करना या कहिए कि उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाना है वो आता। अगर वो साधन है हमारे पास तो ये बड़ी देश में ज्यादा जनता होना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। राइट। जैसे कि हम जानते हैं पॉवर्टी, अब एक्सट्रीम पॉवर्टी कंट्री में वैसे ही कम हो रही है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी थी रिसेंट। तो फूड जो है इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा रहेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किस तरह का रोजगार उनके लिए बन पाता है। डॉक्टर सुचि, रोज़गार एक बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन वर्तमान में जो देखा जाए कि रोज़गार ही अभी भारत की सबसे बड़ी समस्या भी है। अग्निपथ को लेकर जो विवाद देखा, जिस तरह से यूथ सड़क पर आ रही थी, जिस तरह का गुस्सा देखा जा रहा था कि वो आग लगा रहे थे जगह जगह, तो गुस्से का लेवल आप इसका अंदाज़ा लगा सकती हैं। ऐसे में क्या इस स्थिति का फ़ायदा चीन उठा पाएगा जैसा चीन ने किया, भारत उठा पाएगा जैसा चीन ने किया है? क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है भारत कितना सक्षम है इसे इस्तेमाल करने के लिए? जहां तक बात आती है कि हम कैसे इस्तेमाल करें, वही जो रोजगार की बात है, हम कैसा रोजगार जनरेट कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमें इस वक्त हम एक तरह से क्राइसिस सिचुएशन में भी हैं, लेकिन हम इसी क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ऐसे हो सकता है कि अगर जैसे हम जानते हैं अभी भी हमारी बहुत ही ज्यादा जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में लगी हुई है। लेकिन ये भी ट्रूथ है, जैसे कि अगर आप एक पंजाब का केस लें जो कि एग्रीकल्चर ड्रिवन स्टेट है, तो यहाँ पे क्या इशू क्या है कि बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपका लेबर फोर्स का जो एब्जॉर्प्शन है एग्रीकल्चर में वो काफी सालों से ही कम होता आ रहा है और अब बहुत कम है। यूथ, हम जानते हैं कि अब यूथ जो है वो एग्रीकल्चर में ज्यादा काम नहीं करना चाहता। वैसे भी उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैकेनाइजेशन हो चुकी है। तो ऐसे में उनके लिए क्या रोजगार होना चाहिए, किस तरह का रोजगार जो कि उनकी एस्पिरेशंस को भी मैच करे। ये भी चीज को देखने की जरूरत है कि यूथ की एस्पिरेशन क्या है, किस तरह का रोजगार होना चाहिए, हम कहाँ मूव कर रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर में उतनी कैपेसिटी नहीं है लेबर को एब्जॉर्ब करने की जी, तो अब कहाँ पे उनको किस तरफ मोड़ा जाए, मैन्युफैक्चरिंग में डालें या सर्विसेज सेक्टर में डालें। जी, तो डॉक्टर सुचि, जिस तरह से आपने कहा कि यूथ को किस तरह से यूटिलाइज करें, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो हमारे वर्तमान देश में सरकार है, उन्होंने जिस तरह से खेलो इंडिया या फिर स्किल इंडिया या फिर जो दूसरे इस तरह से अभियान चलाया डिजिटल इंडिया, इसका कितना फ़ायदा यूथ को मिल पा रहा है? ज़्यादातर इन प्रोग्राम्स के अंडर अगर हम देखें तो ये स्किल इंडिया वगैरह, ये इनिशिएटिव्स बिल्कुल ठीक हैं, ये इन्हीं इनिशिएटिव्स की जरूरत है।
पर होता क्या है, जब स्कीम बनाई जाती है और जिस तरह से स्कीम इम्प्लीमेंट हो पाती है उसमें बहुत ही फर्क रह जाता है। बड़ी वेल इंटेंडेड स्कीम्स हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इनकी जो रियलिटी, अब जैसे आप ही मेंशन कर रहे थे अग्निपथ, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अब स्किलिंग की जहां तक बात है, तो हमें ऐसे रोजगार यूथ के लिए क्रिएट करने हैं जो कि प्रोडक्टिव हो। मतलब हम उनको ऐसा लॉन्ग टर्म एक विजन दे सके ना यूथ को, जो कि वो सिर्फ एक 4 या 5 साल का रोजगार की बात नहीं है, एक लॉन्ग टर्म वो अपने आप को कहीं प्लेस्ड देखें, अपनी एक लाइफ को कहीं प्लेस्ड देखें जी। तो थोड़ा सा पुराना आंकड़े हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मेजॉरिटी जो है हमारे देश में जो जनसंख्या है वो स्पेशली मैं अगर पंजाब की बात करूं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं लोग, जिसमें क्या होता है कि सोशल सिक्योरिटी तो नहीं होती किसी भी तरह की। तो एस्पिरेशन सबकी होती है कि सरकारी नौकरी की तरह की रोजगार होना चाहिए जिसमें आपको बेनिफिट्स भी मिले, और ये कहीं ना कहीं सही भी है कि जितने प्रोडक्टिव ईयर्स आप अपने रोजगार को देते हैं उससे आप कुछ तो अपने बुढ़ापे के लिए या अनप्रोडक्टिव ईयर्स के लिए बचा सकें। तो वो एक ओल्ड एज की फॉर्म में हम कह लेते हैं सोशल सिक्योरिटी जो है, अनफॉर्चुनेट कोई अगर नेचुरल कलामिटी है, डिजास्टर है, उसको फाइट करने के लिए हाउस होल्ड के पास इतना पैसा तो होना चाहिए। कोई डिजीज रिलेटेड है, जैसे कि अभी एक पंजाब का ही फिर से मैं आंकड़ा थी कि इसमें पंजाब का ही केस मैं आपसे बात करूंगी कि हम कहते हैं जो हेल्थ है, अब वो हेल्थ तो एक बहुत ही बेसिक सर्विस है जो कि हर इंसान को मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें ही अभी यूथ को या हम कह लें लोगों को अभी अपने घर से, अपने पल्ले से ही बहुत ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो इस तरह का फिर हम एक और वर्ड यूज करते हैं कैटास्ट्रोफिक, मतलब कि जहां वो उसकी अपनी इनकम से भी 10 गुना और ज्यादा हो जाता है, तो उसको ज्यादातर मांग कर वो पैसा, डेट पर लेकर वो पैसा देना पड़ता है। तो इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटीज हमारी भी नहीं है जहां पर यूथ को हम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकें, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहां चैलेंज है वहीं अपॉर्चुनिटी भी है कि उनको कहाँ इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन डॉक्टर कपूरिया, जिस तरह से हमने देखा है कि काम हुआ है अभी तक देखा जाए, जो चाहे पंजाब की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जिस तरह से काम हुआ है, यूथ को ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इस तरह के कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। जब आप इस तरह के जनसंख्या रिलेटेड स्टडीज़ करती हैं तो आप कहाँ पाते हैं कि कहाँ ज़्यादा समस्या है यूथ रिलेटेड? जैसे मैंने कहा, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे, थोड़ा सा जो कहते हैं कि जो लीगैलिटीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोगों में अवेयरनेस, और साथ में कहीं पे यूथ अपने आप को प्रोडक्टिवली एब्जॉर्ब होता हुआ नहीं पा रहा है ना। उनको लगता है कि जो स्किल्स हैं, जो उनको उस तरह की स्किल्स मिलनी चाहिए जो कि दैट दे कैन यूज इन द फ्यूचर। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज कहाँ क्रिएट होंगी उस बारे में, जैसे देखिए हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस जो यूथ की है ना, वो अभी भी हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग वी लुक फॉर जैसे गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि उनको वो सिक्योर जॉब्स लगती हैं। बट ये चीज को रियलाइज करना कि अब जो जॉब्स हैं, वो जॉब मार्केट की जो डायनामिक्स है वो चेंज हो रहा है। बहुत से लोगों को उस तरह की रोजगार नहीं मिल पा रही है। बहुत सारा लोग अभी भी जो लोग हैं वो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में, दिहाड़ी की तरह में इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ रूरल एरियाज में मैं कहूँगी मनरेगा का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, बट वो फिर अगेन वो उस तरह की रोजगार को जनरेट करता है जो कि कुछ एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही है ना। हम कहते हैं 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट हो वो अभी तक फॉर सम रीजन नहीं जनरेट हो पा रही है। ऐसे में डॉक्टर सुची, आपको लगता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि भारत में शुरू से ही हमने देखा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वही एम्प्लॉयमेंट का एक मुख्य सोर्स रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार या फिर राज्यों की सरकारें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ अगर वही आपके रोजगार का साधन बन रहा है, तो उससे लेकर इस तरह की कोई इनिशिएटिव या फिर अवेयरनेस लोगों में नहीं पैदा कर रही है कि अगर आप इधर भी काम करते हो तो आपको सरकारी सहूलियतें मिलेंगी, चाहे वो हेल्थ की बात हो चाहे वो एजुकेशन की बात हो। इस तरह इन दोनों सेक्टर्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कुछ काम हो सका है अभी तक? हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी पीछे जैसे रिपोर्ट थी कि मेजॉरिटी लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। तो
गवर्नमेंट की ऐसा होता है कि और स्कीम्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड जो लोग हैं जो इस सेक्टर में हैं उनको कवर कर सकती हैं, जैसे कि पीएमजे जो अभी प्राइम मिनिस्टर की जो इंश्योरेंस की स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, या फिर फॉर मैटर जो एजुकेशन में जिस तरह से जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, तो दैट कैन हेल्प। बट बात वही है कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उतना जनरेट नहीं हो रहा है। यूथ को बिजनेस एवेन्यूज या जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जोर है कि यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक तो क्वालिटी ऑफ स्किल्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड, और कहीं पे तो जॉब्स जहाँ पे सिक्योरिटी भी बन रही है वहाँ पे जॉब्स का और जो स्किल्स है उसका मिसमैच है। तो एक चीज और भी है, अब हमें अगर आप कहते हैं कि फायदा कहाँ है या हम अपना पॉपुलेशन को यूज कर पाएंगे कि नहीं, तो आई थिंक इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखनी है कि आप आज को ही मत देखिए, आप फ्यूचर को भी देखिए कि फ्यूचर में किस तरह के चैलेंजेस हमारे लिए आ रहे हैं। अभी यूथ है जो हमारी जो मेरा पहला सवाल था डॉक्टर सुचि, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको फिलहाल अगर आज की स्थिति में तौलें तो ये बैड न्यूज़ ज़्यादा दिख रहा है, गुड न्यूज़ कम दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, यहाँ पर एक ब्रेक लूंगी और फिर कुछ और सवालों के साथ वापस लौटूंगी। चर्चा द ट्रूथ में एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ है डॉक्टर सुचि कपूरिया जो कि आईडीसी जेंडर स्टडीज़ यूनिट की हेड है। डॉक्टर सुचि, जैसा हमने पहले बातचीत की तो अमूमन ये समझ में आया है कि बैड न्यूज़ ज़्यादा है भारत का दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश के रूप में। आज अगर हम आज की बात की जाए, जून में एक रिपोर्ट आई थी कि 7.8 बेरोज़गारी दर हो गई है। ये भी जब खबर आई थी तो हम काफ़ी चिंतित हो गए थे, और बेरोज़गारी कितनी बड़ी समस्या है देश के युवाओं को एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी, कुछ करने की बात हो रही थी। इससे लेकर स्टडीज क्या कहती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी प्रॉब्लम है। इसको अगर हम ऐसे समझें कि बेरोजगार वो लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं पर उनके लिए काम अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट की कंडीशन इस तरह की होना जहाँ पे लोग जो काम करना चाह रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उनके लिए मांग उपलब्ध ना हो, तो वो डेफिनेटली समस्या है, वो सोचने की बात है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम कहाँ पर सोचें कि हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, रोजगार क्रिएट कर सकते हैं जो कि यूथ की एस्पिरेशन को मैच करे। तो कुछ अपकमिंग एरियाज हैं। मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए तो उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम है। हम लोग फिर पीछे एक बार हम बात कर रहे थे कि लेबर लॉज का जो दिया जाता है कि उनको रैशनलाइज करने की जरूरत है ताकि ज्यादा लेबर हायर किया जा सके। पर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है और बहुत लोगों का सोच ये भी है कि ऑलरेडी ही लेबर लॉज हमारे जो हैं वो बहुत ही उस मामले में अगेंस्ट लेबर हैं रादर देन इन फेवर ऑफ लेबर। तो इनका रैशनलाइजेशन की जहां तक बात है तो लेबर तो इन एनी केस उससे और भी ज्यादा, वो कहते हैं ना, हायर एंड फायर पॉलिसी बहुत ही ज्यादा उससे बढ़ जाएगी। तो वो एक समस्या है जो कि हमें देखना होगा कि जो हमारे लेबर लॉज हैं वो प्रो लेबर होने चाहिए, प्रो कैपिटलिस्ट नहीं होने चाहिए। जी, बिल्कुल। तो अगर हम उस चीज को ध्यान रखें तो एक तो ये है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो ये बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन अगर हम ये ना कर पाए तो एक चीज हमें ये भी देखना है कि फ्यूचर में हमारी जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होने वाला है। जो आज हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, जो 24 इयर्स की पॉपुलेशन है, वो कुछ अगले 10-15 सालों के अंदर ये जो डेमोग्राफिक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन इनफैक्ट और भी ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम 15 to 59 इयर्स की पॉपुलेशन मानते हैं। तो उस स्टेज पर आकर अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट विल बी अ बिगर चैलेंज देन, मुझे लगता है, देन एनी ऑफ अदर चैलेंज। तो ये बेरोजगारी जो अभी हम देख रहे हैं, ये क्या डबल डिजिट में आना शुरू हो जाएगी अगर इसको लेकर ज्यादा कुछ नहीं किया गया तो? हाँ, बिल्कुल आ सकती है। वी आर एट द ब्रिंक ऑफ इट। बहुत हद तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर हम कुछ एक मैं आपको अगर आंकड़ा दूं तो 15 to 29 इयर्स की जो पॉपुलेशन है, जो बिल्कुल ही यंग पॉपुलेशन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इट इज इन डबल डिजिट्स। इट इज 15.1 फॉर मेल एंड 14.6 फॉर फीमेल।
तो लेकिन वही है कि जब हम 15 to 59 की एज ग्रुप देखते हैं, जो कि हम जिनको वर्किंग एज पॉपुलेशन मानते हैं, उसमें ये कम हो जाता है ये अभी, लेकिन फिर भी इट इज समवेयर अराउंड 8% फॉर मेल एंड 8.4% फॉर फीमेल। तो ये मुद्दा जो है ये आगे जाके और भी बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर हम लोग उस तरह की जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे जिस तरह की जरूरत होने वाली है फ्यूचर में। और यहाँ पे ही स्किलिंग की बात जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि फ्यूचर को देखते हुए जैसे आईटी रिलेटेड जॉब्स हैं, सब कुछ स्किल उस तरह की स्किल्स मांगता है, यूथ को अभी से ही उस तरह की एजुकेशन की जरूरत है। ऐसे चैनल ऐसे एवेन्यूज अभी से ही देखने की जरूरत है, जो कि बिकॉज से क्या होता है हम लोग अगर इमीडिएट किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमारे लिए चैलेंजेस ज्यादा बड़े हो जाते हैं। लेकिन इफ यू टेक स्टेप्स इन टाइम, फ्यूचर की हमारी डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए, देन वी कैन वेरी इजीली प्लान नाउ सो दैट हमें फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा चैलेंज ना बन जाए। डॉक्टर सची, डू यू हैव स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स जिस पे ये पता चलता हो कि देश पे कौन सा राज्य है जहाँ पर यूथ ज़्यादा है और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहने वाली है? ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा है। इस तरह के आंकड़ा डेफिनेटली हमारे पास होते हैं, पर अभी मेरे पास कंप्लीटली अभी जुबानी नहीं है। बट ये प्रॉब्लम्स उन स्टेट्स में आने वाली हैं जहां पर की पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा होने वाली, जैसे कि एक सेंसस ऑफ इंडिया का ही एक स्टडी है जिसमें उन्होंने कुछ फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर 2036 के बारे में उन्होंने कुछ पॉपुलेशन के बारे में, इंक्रीज के बारे में बताया है। तो वहां पे यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर की मेजर इंक्रीज इन पॉपुलेशन होने वाला है। तो इन राज्यों को इनफैक्ट ज्यादा ध्यान देना है कि उनकी पॉपुलेशन का। अच्छा, ये भी बात है कि हर स्टेट जो हिंदी है, हम स्पीकिंग बेल्ट, अगर हम एक तरह से समझा जाए सिंपल वर्ड्स में, तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बढ़ने वाली है। यस, क्योंकि यहाँ पे अभी कहते हैं ना कि पॉपुलेशन का इंक्रीज जो है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। हमारे देश में सभी राज्य जो है वो सेम डेमोग्राफी की स्टेज में, हमारी जो स्टेजेस होती हैं उसकी सेम स्टेज में नहीं है। फॉर इंस्टेंस के पंजाब का फर्टिलिटी रेट अभी बहुत कम है, तो यहाँ पे तो 2035 तक जाके जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा मिडिल एज्ड, और फिर उसके बाद हम कहते हैं ना बल्ज है, वो 25 से ऊपर सरक जाएगा, 35 और 45 की एज में वहां पे बल्ज हो जाएगा, वो पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ये वो भी पॉपुलेशन है देखिए जो कि अनएम्प्लॉयड रहना अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके पास रोजगार, तो उनको जिस तरह का भी रोजगार मिलेगा वो उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। शायद यूथ ऐसा होता है जो कि अभी अनएम्प्लॉयड रहना अफोर्ड कर पाता है फॉर सम इयर्स, लेकिन वो उस पॉपुलेशन में इसलिए भी अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे उम्र बढ़ती है तो हम देखते हैं, हमारे आंकड़े दिखाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। वो बेसिकली यही रीजन होता है कि उनको बजाय कि वो वेट करने के कि उनको उनके हिसाब का जॉब मिले, वो कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमको वो एम्प्लॉयड नजर तो आते हैं, पर वो एक्चुअली या तो जिसको हम कहते हैं कि वो पूरी तरह से संपूर्ण एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सी नजर आती है। जो महिला योगदान है वर्कफोर्स में, जो इंडिया की वर्कफोर्स है, क्योंकि आप जेंडर स्पेसिफिक स्टडीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो जो महिलाओं का योगदान है, क्या वजह है कि पहले की तुलना में और पीछे सरकता जा रहा है इसके आंकड़े? विमेन के साथ दो तीन बातें होती हैं। एक तरह का पैराडॉक्स भी है कि जो लेबर एम्प्लॉयमेंट है, फीमेल का वर्क पार्टिसिपेशन पहले तो ऑलरेडी ही बहुत कम है। अगर हम पूरे भारतवर्ष में ही देखें और उसको फिर कुछ खास स्पेसिफिक स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो जो फीमेल का वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो सिर्फ 32.3% है, जबकि मेल जो है वो 81.2% के करीब उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत सारी चीजों से इम्पैक्ट होता है। कुछ स्टेट्स में जो कि नॉर्थ की स्टेट्स हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यूपी वगैरह आता है, वहां पे तो कुछ कल्चरल और सोशल इश्यूज भी हैं जो कि प्ले करते हैं बहुत बड़ा रोल फीमेल के पार्टिसिपेशन में लेबर मार्केट में। और
वैसे अगर हम देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि विमेन के ऊपर एक एडिशनल बर्डन होता है डोमेस्टिक ड्यूटीज का, घर के काम करने राइट, का, बच्चों की रेयरिंग का। तो बिल्कुल। उसकी वजह से भी उनका होता गया कि कुछ साल के लिए अगर वो पार्टिसिपेट करती भी हैं लेबर मार्केट में, फिर वो बहुत जल्दी ही लेबर मार्केट से बाहर आ जाती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत लंबा समय वो काम नहीं करती हैं, वो बीच बीच में उनका टूटा हुआ ब्रेक्स होते हैं काम में। तो एक तो ये रीजन है कि वो बहुत लंबा काम नहीं कर पाती हैं। जैसे अगर मैं नॉर्थन रीजन की बात करूं, हमारे जो ये कुछ पंजाब स्पेसिफिक इश्यूज जैसे आ जाते हैं, और जो पेट्रियार्की जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिटर्मिन करती है, क्योंकि वहां पे बड़े सेट रूल्स हैं कि विमेन को घर देखना है। तो हम एक बहुत कॉमन इस्तेमाल करते हैं वर्ड की, जो रोल्स है ना, जो काम करने का वो है रोल है, वो बंधा हुआ है। जैसे कि रोल स्टीरियोटाइपिंग है कि औरत घर संभाले और आदमी बाहर काम करे। जी। बट यहाँ से फिर चेंज भी होता है, रोल एक्सटेंड होकर औरत काम भी बाहर करने लगती है। और लेकिन उसके लिए उस तरह का काम अवेलेबल होना चाहिए। जहां तक मेरी इनसाइट है, जो विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो रूरल एरियाज में स्पेशली कम हो जाता है, क्योंकि या तो उनके पास खेती में काम करने को होना चाहिए। पंजाब में खेती में काम करना भी अब कम हो गया है बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन। तो ऐसे में सेफ्टी बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो या तो आपका काम आपके घर के पास अवेलेबल हो, सो विमेन वुड वांट टू डू दैट, दे वांट फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो, उनको घर से बहुत दूर ना जाना हो, और सिक्योरिटी हमेशा पेरेंट्स के लिए। तो एक सोशल एंड सेफ्टी का जो इशू है वो अभी भी मेंटेन्ड है, अभी भी इसका कोई जो है सॉल्यूशन बिल्कुल है, क्योंकि हाँ ये स्ट्रक्चर जो है, जो पेट्रियार्की है, अभी तक उनके रोल्स को डिटरमाइन करती है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं डॉक्टर सुची यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। महिलाओं के रोजगार से जुड़ी कुछ और सवाल है हमारे पास, जिसका जवाब मैं डॉक्टर सुची से समझने की कोशिश करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुची कपूरिया। डॉक्टर सुची, ब्रेक पर जाने से पहले महिलाओं के वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूशन, योगदान की हम बात कर रहे थे, और आपने कहा था कि सेफ्टी अभी भी और जो सोशल इश्यूज़ हैं वो अभी भी महिलाओं को नौकरी करने से रोक रहे हैं। आपने कहा था खेतों में क्योंकि महिलाओं का जो है वर्कफोर्स कम हो रहा है, तो क्या ऐसी महिलाएँ अब घर पर बैठ गई हैं? आंकड़े क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि घर पे बैठी और पहले काम करती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ, जैसे कि मैं आपको कह रही थी, पंजाब स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो कौन से सोशल ग्रुप से लोग हैं जो कि खेतों में काम करते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल बैकग्राउंड्स हैं जहां से लोग काम नहीं करती हैं, औरतें स्पेशली जहां से काम नहीं करती हैं। ठीक है। तो ये जो है, ये स्पेशल अगर हम देखा जाए तो एक खास स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ये जो है वो मुश्किल हो गया है वर्क को देखना, काम करना। तो ऐसी औरतें जो पहले खेतों में काम कर लेती थी, अब उनके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज और भी कम हो गई हैं। मनरेगा एक जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। बट ऐसे लोग, फिर क्या होता है, जो ये औरतें एग्रीकल्चर से निकलकर बाहर जब जाती हैं तो फिर वो ज्यादातर सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत छोटा है, वहां पर भी फैक्ट्री लेबर्स की तरह पंजाब से में जी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। तो ज्यादातर वो सर्विसेज सेक्टर में छोटे काम, कैजुअल लेबर में एम्प्लॉय होती हैं, दिहाड़ी की तरह काम करती जी। डेफिनेटली विमेन से जब हम लोग रिलेटेड बात करते हैं, अगर मैं आपको पूरा भारत का आंकड़ा दूं तो 18-19 का स्टैटिस्टिक है जो कह रहा है कि अभी भी 71% जो फीमेल है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल जो विमेन है वो, बट वही बात है कि मेजॉरिटी अभी भी या तो एग्रीकल्चर में ही फंसी हुई है, और जहां पर वो एग्रीकल्चर इतना नहीं है, जैसे कि अब पंजाब में उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसे में औरतों को फिर और एरियाज में और सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ढूंढने की जरूरत पड़ती है। पर ध्यान रहे कि वो फिर से वही रोजगार है जो कि एक कैजुअल तरीके का रोजगार है, जो कि जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, जिसमें स्किलिंग नहीं है, बहुत हाई स्किल्स की जरूरत नहीं जी। ये उस तरह का रोजगार जी। डॉक्टर सुची, ऐसे में जो गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, जब वो इस तरह से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट लेकर आती हैं, और इसका जो देखा जाता है ज़मीन पे उतना ज़्यादा वो लोकप्रिय नहीं है, कई जगहों पे ये सक्सेसफुल नज़र आते हैं, कई जगहों पे नहीं लगते, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ महिलाओं पर ही छोड़ दिया जाता है। कुछ जो सेंट्रल एड है या स्टेट गवर्नमेंट्स की एड है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है?
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो है ये छोटी छोटी पॉकेट्स में और स्वरोजगार जिसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या तो वैसे वो स्मॉल सेविंग्स जनरेट कर पाती हैं या फिर वो स्मॉल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती हैं, लेकिन हर जगह पर ये सक्सेसफुल नहीं है। जैसे कि आपने कहा, बहुत सारी औरतें अभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी कुछ अपेक्षा होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए कि एक तो आई थिंक कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाना भी सब कोई नहीं कर सकते, राइट, हाँ, है ना। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने लिए भी रोजगार जनरेट कीजिए और आप और बाकी लोगों के लिए भी जनरेट कीजिए, वो नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं ऑल्सो बिकॉज उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, या जिसको आप सिर्फ एजुकेशन ना कहिए तो स्किल का जो बैकग्राउंड है वो वैसा नहीं होता है। तो थोड़ा हैंड होल्डिंग तो चाहिए ही होगा इनिशियली, और थोड़ा भी क्या, शायद शुरू में बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग चाहिए होगा फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम सिविल सोसाइटी, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। स्कीम्स ठीक है एक जगह पर है, बट हमें कुछ प्रैक्टिकली ऐसा उनके लिए हैंड होल्डिंग का मैकेनिज्म चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं, हम लोग कुछ तो सुनते हैं कि स्टार्टअप्स हैं वो सक्सेसफुल हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो लोगों ने अपने लिए रोजगार क्रिएट किया वो सक्सेसफुल हैं, बट उसी के पीछे अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे भी एवेन्यूज हैं जो स्टार्टअप्स हैं या फिर आपके ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो वो 2 या 3 साल के अंदर फिर वो शट डाउन भी हो जाता है। तो आई थिंक इनिशियली ये हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत क्लियरली स्किल्स इस तरह की जनरेट करने की, इस तरह की पढ़ाई और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि अभी मिसिंग है। अभी स्कीम्स तो हैं, बट प्रैक्टिकल उसका जो इस्तेमाल है या जो जिस तरह से वो सक्सेसफुल हो पाए, उसके लिए अभी काम बहुत करना पड़ेगा। जी, यहाँ पर अब मैं ये समझना चाहूँगी डॉक्टर सुचि कि अब आने वाले वक्त में जो महिलाओं की आबादी बढ़ेगी उसके लिए कौन से सेक्टर्स हैं जिस ओर सरकारों को ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है और उसी हिसाब से महिलाओं को स्किल किए जाने की ज़रूरत है? आई थिंक जितने भी मॉडर्न सर्विसेज सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे IT स्किल्स इस्तेमाल हो सकती हैं, वो ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि शायद औरतों के लिए ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड, सी एक तो तरीका ये कि हम पूरा का पूरा सोच को चैलेंज करें, जो कि हमारा काम होना चाहिए, वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें रोल फ्लूइडिटी की तरफ जाना चाहिए कि औरतों को सिर्फ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, और फिर एक टाइम के बाद इट शुड नॉट मैटर कि कौन आदमी या औरत घर के काम कर रहा है या जो भी हम कहते हैं हाउस होल्ड चोर्स कर रहा है, तो नो डाउट उसकी, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम को चैलेंज करना एक तरफ है, ठीक है, वो हमारा अवेयरनेस जनरेशन से चलना चाहिए, पर एट द सेम टाइम गिवन के औरतों की जो प्रेफरेंस है फॉर टाइम, फॉर वर्क, फॉर फैमिली, उसको भी ध्यान में रखकर जॉब्स जो हैं वो इस तरह के जनरेट होने चाहिए, जैसे कि जैसे मैंने कहा कि जिसमें IT स्किल्स इस्तेमाल हो, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ औरतों को लेके जाइए, क्योंकि अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में औरतों का कंट्रीब्यूशन इज वेरी लो। तो विमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसी ये इशू, ये जो हैं एवेन्यूज जो हैं ये फ्रूटफुल हो सकते हैं इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन। डॉक्टर सुचि, एक बहुत ही गंभीर सवाल है जब बात महिला के रोज़गार की आती है, प्रेगनेंसी। इस टर्म को जो डिफरेंट सेक्टर्स है वो इस तरह से लाइबिलिटी की तरफ से देखता है, यहाँ तक कि जो बैंकिंग सेक्टर है, इतना सीरियस सेक्टर है, वहाँ पर भी कई बार हमने खबरों में देखा कि 3 मंथ्स प्लस अगर प्रेगनेंसी है तो महिला अनफिट है उस पोजीशन के लिए जिसके लिए वो नौकरी करना चाहती है। ऐसे में प्रेगनेंसी का जो टैबू है, जो सेक्टर्स देखते हैं कि हमें लाइबिलिटी हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा लेकिन हमें पेमेंट करनी पड़ जाएगी, इसे लेकर कितना काम कर पाई है सरकार? वही मैंने आपको जैसे कहा था कि हम देखते हैं औरतों की लाइफ में बहुत सारे ब्रेक्स आते हैं, और ये एक ऐसा इशू है, आई थिंक इसके लिए भी अगेन जब हम कहते हैं वर्क प्लेसेस में इक्वालिटी की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इसके बारे में काम करना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसा एक कह लीजिए जो काम है जो कि सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं।
राइट? सो इसको लायबिलिटी समझने की बजाय आई थिंक इट इज हाई टाइम वी टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ लायबिलिटी। राइट। तो दिस इज, हाँ, तो ये इस तरह की जब हमारे अगेन वही बात है कि कैसे कैपिटलिस्ट इसको कैसे देखेगा, ठीक है? और क्योंकि प्रॉफिट सीकिंग कैपिटलिस्ट है तो उसका नजरिया हमेशा, जैसे आप कह रहे हैं, अगर लाइबिलिटी की तरफ है तो ये लाइबिलिटी ही उनको लगेगी। बट आई थिंक यहाँ पर हमें ज्यादा जरूरत है इस तरह की स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशंस की, वर्क प्लेस पे इस तरह के स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशंस की, जहाँ पे कि प्रेगनेंसी जो है दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ लाइबिलिटी, बट इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। और औरतों को पूरा क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि दिस इज समथिंग दैट नो अदर देन विमेन नोबडी कैन डू इट, राइट? सो इसको ये दैट शुड बी वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, या फिर जो लॉज हैं उसका पार्ट होना चाहिए। लॉज शुड बी फ्रेम्ड लाइक दैट कि उसके अंदर ऑलरेडी दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, एंड इट वुड बी अ इनह्यूमन एक्ट। अगर कोई इस तरह से करता है तो उतना ही इनह्यूमन है। इनह्यूमन भी है, बट मतलब कम टू थिंक ऑफ इट, हम लोग वैसे ही इन एनी केस हमारा डिले इन मैरिज एज, फर्टिलिटी रेट्स वगैरह सब हमारे अब डिक्लाइन पे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट वुड बी लाइक, ये तो एक ऐसा प्राकृतिक चीज है जिसके अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ, हम यही कहेंगे, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, या जो आपकी जो भी आप टर्म्स। और इसके लिए कोई यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है? इस यूनिफॉर्म लॉ के लिए अभी सवाल है जो मेरा, इस पर ब्रेक के बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं चर्चा द ट्रूथ में, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं अपने इस सवाल के जवाब को तलाशने के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, और आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ है डॉक्टर सुचि कपूरिया। डॉक्टर सुचि, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने समझने की कोशिश की थी कि क्या इस तरह से हम मांग बढ़ा सकते हैं या फिर आगे सरकारों के सामने रख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म लॉ लाए जाने की ज़रूरत है, जब हम बात महिला के रोज़गार की करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की करते हैं इकोनॉमी के लिए। अभी तक किसी ने इस तरह की बात क्यों नहीं की कि एक यूनिफॉर्म लॉ पूरे देश में लाए जाने की ज़रूरत है प्रेगनेंसी से लेकर रिलेटेड? डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लॉ होना चाहिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अब ये मुद्दा आई एम श्योर ये उठा होगा। ऑल्सो भी ये इसको हम समझें अगर, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में पहले आप ये देखें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी औरतें जो हैं वो काम कर रही हैं। बहुत सी एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी ऐसी है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, जहां पर कैजुअल तरीके से वुमेन एम्प्लॉयड होती, इन द सेंस कि जहां पर उनके बहुत क्लियरली जो लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। तो ऐसे में इन एनी केस पे विमेन जो हैं वो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ज्यादा रह जाती हैं जहाँ पे उनका एम्प्लॉयमेंट है। तो ये लॉ डेफिनेटली होना चाहिए रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। फिर अब तो कुछ गवर्नमेंट देखा जाए तो बच्चों को रेज करने के लिए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ब्रेक मिलता है, दैट यू कैन टेक लीव टू रेज योर किड्स। So that is to facilitate women's participation in work, and it should not be, इसको ऐसे ना देखें और ना देखना चाहिए कि ये women की absence है from work। इसको ये देखिए कि women की work में participation को ये सारे factors enhance करते हैं, काम करने का, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमी में इंक्रीज करते हैं। बिकॉज देखिए ना, अभी आपकी मेजॉरिटी जनता जो है, अगर या इक्वल कह लीजिए, विमेन आर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स में टू मेन, तो इतना सारा, इतना बड़ा जो आपकी जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है वो आउट ऑफ लेबर फोर्स है ड्यू टू ऑल दीज रीजंस। या तो उनके लिए कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, उनका कंड्यूसिव घर का एनवायरनमेंट नहीं है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। तो देयर, आप ये भी तो देखें ना कि विमेन कैन बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्टिव इकोनॉमी, जहाँ पे औरतें जैसा कि चीन ने किया। चीन में जो महिलाएं हैं उसके हिसाब से उनका योगदान काफी ज्यादा है उनकी अर्थव्यवस्था में। तो ये हम लोग हमेशा से बोलते रहे हैं कि आप वहाँ पे, अब देखिए इवन स्कीम्स लाइक मनरेगा हैव अ प्रोविजन कि जहाँ पे एक क्रेश होना चाहिए, क्रेश की तरह का एक छोटा सा मतलब एरिया होना चाहिए जहाँ पे कि जो औरत है वो अपने छोटे बच्चे को छोड़ सके। तो ये क्या है, ये सारी चीजें फैसिलिटेट कर रही है ना। इसको आप अगर हर्डल समझेंगे तो फिर लार्ज जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन दे विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स एंड दे आर आफ्टर ऑल एन एसेट। आप फिर वही बात आ जाती है, जहाँ पे हम अपनी औरतों को या अपनी पॉपुलेशन को एसेट बनाना चाहते हैं
तो बाय नॉट हैविंग सर्टेन लॉज इन फेवर ऑफ विमेन, तो आप उनको ऑलरेडी ही वर्क पार्टिसिपेशन से बाहर कर रहे हैं, वर्कफोर्स से बाहर कर रहे हैं। बिल्कुल जी। So there is time, this is high time, This is high time. I think ये सब What चीजों पे about ध्यान health? दें। What about women's health? जब महिला हेल्थ की बात आती है तो इससे और भी जो सरकारें हैं महिलाओं के हेल्थ को लेकर भी देयर इज़ अ फिगर कि देश में 15 साल से 49 साल की जो 57% महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं। तो महिलाओं की जो बात हेल्थ की बात की जाती है तो इसमें भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकारों के लिए। अनीमिया, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, ये सब चीजें हैं जो अभी भी पहले ही हेल्थ पॉलिसी का ध्यान जो व्हेन इट कम्स टू विमेन इट इज ऑन रिप्रोडक्टिव एज एंड रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी है वो रही है व्हेन इट कम्स टू विमेन। बट विमेन आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक तो उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू इवन अगर हम रिप्रोडक्टिव की बात करें तो एनीमिया इज वेरी हाई अमंग विमेन। हमारे अभी रिसेंट पंजाब के लिए हम डेटा देख रहे थे तो 59% जो औरतें हैं, और जो NFHS डेटा वैसे भी 15 to 49 साल की औरतों के लिए कलेक्ट करता है, तो वहां पे एनीमिया इज वेरी हाई। अगेन एनीमिक औरतें हैं अगर, एंड दैट डिस्पाइट बीइंग अ फूड सरप्लस स्टेट, डिस्पाइट बीइंग वेरी प्रॉस्परस स्टेट, हम कहते हैं एनीमिया इज वेरी हाई। आप फिर जब ये इश्यूज आप देखें, अच्छा मैटरनल मोर्टालिटी मतलब कि जो औरतें जन्म देते वक्त मर जाती हैं वो बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ का भी इशू है जिसकी वजह से औरतें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, एनीमिक है। सो दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी टेकन केयर। जबकि हम अब ये बात करें कि हम तो फूड सरप्लस कंट्री हैं, तो ऐसा क्यों है कि औरतों में अनीमिया अभी भी बहुत हाई है? कहीं या तो ये पॉलिसीज रही हैं कि आपने ICDS वगैरह को जब बनाया तो आपने प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए तो किया काम, लेकिन उससे पहले की उम्र की जो औरतें हैं और उसके बाद की उम्र की जो औरतें हैं उनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। फिर यहाँ पे एक और इशू आ जाता है कि जिसे हम कहते हैं एक कल्चरल निग्लेक्ट की भी बात आ जाती है, जो सोसाइटी में हम देखते हैं कि औरतें अभी भी जो हैं व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, तो उनका शेयर इन फैमिलीज, मैं कहूँगी न्यूट्रिशन या फूड इज द लास्ट है ना। तो ये कहीं ना कहीं घर से स्टार्ट होता है और फिर ये हमारी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट भी करता है। बिल्कुल। तो these are issues जो कि डेफिनेटली विमेन के कंट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। पुअर हेल्थ, अगर डायबिटीज फॉर इंस्टेंस अमंग विमेन इज हाई, हार्ट इश्यूज आर हाई। बड़ा हमें भी उस दौरान पता चला था पीछे जब ये पंजाब का एजिटेशन चल रहा था पाकिस्तान, कि मेजॉरिटी औरतें जो आ रही थी रूरल एरिया से उनको डायबिटीज थी और बहुत हाई परसेंटेज ऑफ विमेन वर डायबिटिक। तो विमेन की अदर देन एक तो रिप्रोडक्टिव नीड्स हैं वो तो है ही है, बट अदर देन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिजीज हैं उसके अदर देन दैट ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट, दीज डिजीजेस आर इम्पोर्टेंट। एंड एक हेल्दी जैसे हम कहते हैं कि पूरा देश के लिए ही बोलना चाहिए, मेन और विमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव हेल्दी पीपल सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी। यही तो तरीका है अपने देश को आगे लेके जाने का, इफ योर पीपल आर प्रोडक्टिव। डॉक्टर सुचि, अब मैं महिलाओं से अलग हटकर पूरी आबादी के बारे में दोबारा से वापस बात करना चाहूँगी। 2050 के बाद से जो देश की आबादी है वो बूढ़ी भी होने लगेगी, तो अगर हमने ये गोल्डन पीरियड मिस कर दिया जो कि 2050 तक का है, तो कितनी बड़ी चुनौती और उसका हम सामना कर पाएंगे या फिर मुश्किलें जो पैदा हो जाएंगी वो किस तरह की होंगी? एम्प्लॉयमेंट जैसे आपने कहा, रोजगार बहुत बड़ा इशू होगा। एजिंग पॉपुलेशन है तो साथ में अभी 2050 तक हम लोग उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पे हमारी पॉपुलेशन में वर्किंग एज की बहुत कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज बहुत हाई होने वाला है। तो उनको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना, उनके लिए एक तो रोजगार जनरेट करना, अगेन ऐसा रोजगार जो कि प्रोडक्टिव हो, और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो सीनियर जो हम कहते हैं 60 एंड अबव की पॉपुलेशन है उसका नंबर भी बढ़ जाएगा। बहुत सी पॉपुलेशन जो है वो इस एज ब्रैकेट में आ जाएगी। सो दैट मीन्स अगर 15 to 59 में उन लोगों ने प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं किया है और वो कुछ अपने लिए इनकम नहीं जनरेट
उस तरह से कर पाए हैं, तो उनको ओल्ड एज में जाके प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज हेल्थ इश्यूज बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा उनके लिए. With older population, you need different kind of resources. You need different kind of health services also. So that will be required. Right. और सोशल सिक्योरिटी की एब्सेंस में, या आप कह लीजिए अगर इनकम उनके पास नहीं होगी, सो देन दैट विल बी अ बिगर चैलेंज. हम वो चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी बहुत जल्दी हम भी यूरोप की तरह से हमारी भी एजिंग पॉपुलेशन होने वाली है, और कुछ 2050 तक हो जाएगी, या उसके बाद में, और उसके बाद से इनफैक्ट ज्यादा आपको वो नजर आएगा. जी. तो एजिंग पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर नीड्स, इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस जो है. समय बहुत कम रह गया है सुचि, तो मैं आपसे एक लाइन में ये समझना चाहूंगी कि क्या अगर हम इन सब कामों को कर पाने में असफल रहे तो क्राइम जो है दैट वुड बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. क्राइम तो डेफिनेटली क्राइम स्टिल इज अ प्रॉब्लम. क्राइम्स, लेकिन जैसे जैसे बेरोजगार, सोशल अनरेस्ट बढ़ता है, क्राइम डेफिनेटली बढ़ता है. क्राइम का जो नेचर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन वो नजर आएगा. बिकॉज जहां तक यूथ है, अगर अनएम्प्लॉयड है, रोजगार नहीं है, तो सोशल अनरेस्ट बढ़ने से क्राइम्स will increase. Will invite them. Inequalities के बढ़ने से crimes will increase. जी, जो आंकड़े भी जो आप हर रोज जिनके ऊपर अध्ययन करते रहते हैं वो भी बता रहे हैं मेरे ख्याल से. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुचि कपूरिया हमारे साथ इस सकारात्मक चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमें ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि भारत 2023 के बाद जिस स्थिति में पहुंचा उसको तुरंत प्रभाव से क्या कदम उठाने चाहिए, क्या कदम केंद्र सरकार को उठाना चाहिए, क्या कदम राज्य सरकारों को भी उठाना चाहिए, और कहीं 2050 तक हम बूढ़े ना हो जाए इससे पहले क्या हम इस गोल्डन पीरियड को सही से इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि हम दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला देश ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभर कर सामने आ सके. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुचि आपका. फिलहाल चर्चा द ट्रूथ में आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार.